सब जानता दादा। अरे ओ टेपी, इधर आ और जरा गौर से देख कि असली हाउई वो रॉकेट कैसे छोड़ा जाता है। बड़ी आई थी राजू मामा को बुलाने वाली। क्यों भाई, क्या बिना राजू मामा के रॉकेट आसमान की सैर नहीं कर सकता? ये देख, अभी दिखाता हूं तुझे। दादा की उम्र कोई 10 साल के आसपास रही होगी। टेपी अभी कुल जमा 8 की थी और घर के बाकी भाई बहन तो उससे भी नन्हे थे। अब ऐसे में दादा की दादागिरी और उनके ज्ञान के अहंकार का भला अंत कहा। दादा को उस विशाल रॉकेट के साथ भिड़ते देख टेपी के मन में एक अज्ञात सा भय समा गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं दादा रॉकेट के उस भयंकर वेग के साथ खुद भी उड़ न जाए, या जल भुन जाए, या फिर कोई और बड़ी अनहोनी न घट जाए। लेकिन दादा के चेहरे पर टपका हुआ वो आत्मविश्वास देखकर टेपी ने भी अपने छोटे से कलेजे में थोड़ी हिम्मत बटोरी और मूक दर्शक बन गई। दादा ने बड़े ही सलीके से रॉकेट को हाथ में लिया, उसे एक खास कोण पर थोड़ा सा झुकाया और किसी बूढ़े विद्वान की तरह उपदेश देने लगे। टेपी, ये जो पतली सी बत्ती सुतली देख रही है ना, बस यही आग लगानी होती है। जैसे ही ये बत्ती जलती हुई बारूद तक पहुंचती है और रॉकेट भस भस करने लगता है, बस तभी ठीक उसी क्षण पारखी नजर और सही समय का अंदाजा लगाकर रॉकेट को आजाद कर देना चाहिए। सारा खेल इसी एक पल का है। यहीं पर असली बहादुरी और हुनर की परीक्षा होती है। कल उस प्रकाश को देखा था ना, कैसा अनाड़ियों जैसा बर्ताव कर रहा था। रॉकेट में ठीक से आग लगी भी नहीं थी कि उसने घबराहट में उसे छोड़ दिया। इसीलिए तो उसके रॉकेट आसमान की ऊंचाइयों को चूमने के बजाय नीचे ही इधर उधर टेढ़े मेढ़े होकर गिर रहे थे। इतना लंबा चौड़ा भाषण झाड़ने के बाद हमारे सब जानता दादा ने बड़े ही रौब के साथ माचिस की एक तीली सुलगाई। घर के सारे भाई बहन अपनी आंखें फाड़े और मुंह बाए इस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए बेताब खड़े थे। दादा ने जलती हुई तीली को जैसे ही रॉकेट की बत्ती के पास पहुंचाया, उन्होंने अपनी गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा किया, चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और एक आखिरी बार टेपी की तरफ गर्व से देखा। उनकी आंखों में साफ लिखा था, जब तक मैं मौजूद हूं तब तक इन राजू मामा जैसे नौसिखियों की क्या जरूरत। पर अफसोस, फ्यांस फोंस छर्रर, रॉकेट में इतनी बिजली की फुर्ती से आग लग जाएगी, इसका अंदाजा तो हमारे विशेषज्ञ दादा को स्वप्न में भी नहीं था। दादा महाशय तो अभी तक अपनी गर्दन टेढ़ी किए मुस्कुराते हुए अपनी बहादुरी के ख्यालों में ही डूबे हुए थे। लेकिन उनकी वो मुस्कान अभी ओठों से पूरी तरह विदा भी नहीं हुई थी कि रॉकेट फ्याज करके जिंदा हो उठा। बस फिर क्या था, उसी पल दादा के मुखारविंद से अमाऊ जैसा एक विचित्र और विकट शब्द अपने आप ही फूट पड़ा। उसके ठीक बाद दादा ने जो एक जोरदार छलांग लगाई, उसका दृश्य तो अविस्मरणीय था। छलांग के बाद दादा छत के बीचों बीच बिल्कुल चित्त पड़े थे और किसी नौसिखिए कछुए की तरह अपने हाथ पांव हवा में पटक रहे थे। लेकिन बेचारे दादा की इस दयनीय हालत को देख पाने का मौका उन छोटे बच्चों को नहीं मिला। जैसे ही दादा की वो डरावनी चीख गूंजी और उनकी वो उछल कूद शुरू हुई, टेपी और बाकी भाई बहन भी अपनी आवाज की पूरी ताकत लगाकर रोने का सुर अलापते हुए सीधे घर के भीतर की ओर भाग खड़े हुए। जब चीख पुकार और रोना धोना थोड़ा कम हुआ, तब राजू मामा कहीं से प्रकट हुए और दादा का कान पकड़कर उन्हें घसीटते हुए भीतर ले आए। जब रोशनी में देखा गया तो पता चला कि दादा के हाथों पर छोटे छोटे छाले पड़ चुके थे और बदन पर 2-3 जगहों पर जलने के निशान भी उभर आए थे। लेकिन मजे की बात तो देखिए, दादा को उन छालों या जलन का उतना दुख नहीं था जितना इस बात का कि टेपी के सामने उनकी उस महान विद्वत्ता का भांडा इतनी बेरहमी से खूट गया था। राजू मामा जैसे ही नजरों से ओझल हुए, दादा अपने जख्मों पर मरहम मलते हुए बुदबुदाने लगे। पता नहीं राजू मामा आखिर किस घटिया दुकान से ये रॉकेट खरीद लाए हैं। दुकान वाले को तो बारूद का सही मसाला मिलाना भी नहीं आता। मैंने पहले ही कहा था कि बिष्टू पाठक की दुकान से ही रॉकेट लाना चाहिए था।
मैं बार बार समझाता रहा कि राजू मामा को रॉकेट की कोई पहचान नहीं है, फिर भी उन्हीं को खरीदने भेज दिया। सारा दोष उन्हीं का है। उसके बाद उन्होंने टेपी, भोला, मैना और खुकू को गोल घेरे में बिठाकर बड़ी ही गंभीरता के साथ एक नया तर्क समझाया। उन्होंने कहा, सुनो बच्चों, वो जो मैं छत पर चिल्लाया था और मैंने जो वो ऊंची छलांग लगाई थी, उसे तुम लोग डरने की भूल मत करना। दरअसल वो तो अचानक आई खुशी और उमंग का एक वेग था जो छलांग बनकर बाहर निकला था। भला दादा से कोई जीत पाया है। समाप्त।